हेलो, वेलकम बैक टू जीके ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर, एक न्यू सेक्शन से, और वो है हमारा हिस्ट्री। सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, इतनी बोरिंग सब्जेक्ट है। तो गाइस बिलीव मी, इट इज नॉट सो बोरिंग एज यू थिंक। जितना आप सोचते हो उतनी बोरिंग हिस्ट्री है नहीं। वाकई में ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि कहानियां किसको नहीं पसंद, और इस हिस्ट्री क्या है, ये एक कहानी है। अगर आप कहानी की तरह इसको पढ़ो तो इसके पढ़ने का मेन वे क्या है, सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि इसको टाइमलाइन के थ्रू पढ़ो। कब क्या हुआ, जस्ट इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ और क्यों हुआ। दो क्वेश्चन, क्या हुआ, क्यों हुआ, दोनों अगर समझ लिए तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये हिस्ट्री, ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग बन सकता है। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब फ्रांस में फ्रेंच लोगों के बीच रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ। ठीक है, उसकी पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखो एक शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी डिफिनीशन पे आते हैं। रिवॉल्यूशन जब कोई ग्रुप ऑफ पर्संस या फिर कोई भी मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन हो जो साथ मिलके, कुछ लोग साथ मिलके अगर अपने राइट्स के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हो इसलिए वो आवाज उठाएं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सडन चेंज आ सके। मतलब कि कुछ लोग एक साथ मिलकर अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं और उस आवाज उठाने की वजह से एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिवॉल्यूशन। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो सडन चेंज इन अ पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो जाती हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होती हैं। ठीक है, तो सडन चेंज इन पॉलिटिकल पावर व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल फाइट्स टुगेदर, जब कुछ लोग मिलके एक साथ मिलके लड़ते हैं। फाइट्स टुगेदर किस चीज के लिए? फॉर देयर राइट्स, अपनी राइट्स के लिए। ड्यू टू परसीव्ड ऑपरेशन, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए। और पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि वहां का जो भी रूलर है उस पार्टिकुलर टाइम का, ही हैज द इनएबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसका वो फैसला नहीं कर पाता है। और अदर चीज क्या हो सकती है पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस का, कि ही कैन नॉट डील विद द अफेयर्स, वहां के लोगों के जो भी मैटर्स हैं उसके साथ वो ढंग से डील नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस होता है और शासक को हटाने के लिए लोगों को रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन क्या होता है शॉर्ट में? तो इट इज अ एक्शन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल फाइट्स टुगेदर फॉर देयर राइट्स व्हिच रिजल्ट इन द सडन चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर है? ये होता है आपका रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा 14 जुलाई 1789। क्या हुआ था उस दिन? क्यों ये दिन याद किया जाता है? 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था कि ये इतिहास बन गया? इस दिन स्टॉर्मिंग ऑफ फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल, फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब एक किला नुमा बहुत बड़ा सा किला था, उसको जेल में तब्दील कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था कह सकते हो। ठीक है, बस्टाइल जेल पे बॉम्बिंग हुई थी, स्टॉर्मिंग हुई थी, उसको बस्टाइल जेल को पूरी तरीके से जला दिया गया था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये जो यहां पे पढ़ रहे थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों ने साथ मिलके बस्टाइल की जेल पे आग लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, एंड पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस की भी कुछ वजह थी। वहां का जो रूलर था वो अपनी कंट्री को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो क्या है कहानी पूरी, कैसे शुरू हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके लिए हमें कुछ फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, कुछ पास्ट के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। और क्या हुआ था उस दिन? तो बस्टाइल की जेल पे अटैक हुआ था। अटैक हुआ था जान लिया, अब जानना है कि वाकई में अटैक हुआ क्यों था। ठीक है, तो चलते हैं फ्लैशबैक में। नाउ दिस इज आवर फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में क्या है? तो देखो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के पहले
फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी सोशल बेसिस पे, ठीक है। अब सोशल बेसिस पे सोसाइटी का जो डिवीजन होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या? स्टेट, ESTATE, ठीक है। जो STATE होता है वो सिंपली आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल बेसिस पे पार्ट का डिवीजन, पार्टीशन या अलग अलग प्लेसेस को पॉलिटिकल बेसिस पे सेपरेट करना, वो आपका STATE होता है। और ये क्या है? ESTATE, ये सोशल बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो वहां की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी? तो एक थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्चेस के काम से एसोसिएटेड थे, चर्चेस के। अब चर्च के काम से जो लोग एसोसिएटेड थे उनके लिए एक टर्म यूज होता था, वो था क्लर्जी, CLERGY, क्लर्जी, ठीक है। जो चर्च के काम से एसोसिएटेड थे वो क्लर्जी होते थे। तो जितने भी लोग, जो भी प्रीस्ट थे, चर्च से एसोसिएटेड लोग थे, क्लर्जी लोग थे, उन सारे लोगों को फर्स्ट स्टेट में ग्रुप किया गया था और ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट माना जाता था, मीन्स हाईएस्ट डिवीजन माना जाता था, सबसे ज्यादा रेपुटेशन इनकी थी, ठीक है। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी क्लास के लोग आते थे। अब नोबिलिटी किसे कहा जाता था? तो जो लोग वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, मीन्स सिंपली कह सकते हो कि जो भी वहां के उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, हेल्प करते थे, वो लोग नोबिलिटी क्लास में आते थे। और थर्ड स्टेट में जो भी बचे खुचे रहे, मीन्स लोअर ग्रेड, फार्मर्स, पीजेंट्स, ये सारे लोग आपके स्मॉल मनी लैंडर्स एंड ऑल, ये लोग आपके आते थे थर्ड स्टेट में। ये तो सिंपल बेसिस हो गया कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। अब यहां से आते हैं कि सोसाइटी के डिवीजन की वजह से ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। देखो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे। कैसे प्रिविलेजेस मिलते थे? तो पहला पॉइंट है कि फर्स्ट 2 स्टेट्स वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। जो पहला 2 स्टेट था, मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। दे डोंट हैव टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। फर्स्ट और सेकंड क्लास मीन्स नोबिलिटी और क्लर्जी। Whereas थर्ड स्टेट हैज टू पे ऑल द टैक्सेस, थर्ड स्टेट को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। इसी में देखो, इसमें आप 3 पॉइंट्स बना सकते हो। मैंने एक में लिखा है फर्स्ट 2 स्टेट्स वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ, मीन्स उनके बर्थ से ही उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी। जैसे नोबिलिटी क्लास में अगर आपका जन्म हुआ तो यू हैव द राइट टू एक्सप्लॉइट द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट से जबरन काम करवाना आपका अधिकार बन जाता था। तो ये सारी कुछ प्रिविलेजेस जो हैं ये आपको बाय बर्थ भी मिलती थी, ठीक है। एक तो हो गया कि टैक्स से फ्री थे वो, दूसरा उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ दिए जाते थे, और तीसरा दे ऑल्सो फेसेस और enjoys फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होता है कि एंसेस्टर्स के जो भी जॉब्स वगैरह हैं वो हमें मिल जाएं। अब इनकी डेथ के बाद इनके जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको इनका जॉब जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्रिविलेजेस इनको मिलते थे। ये बेसिकली यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लिखा है दे एंजॉय प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ये दोनों क्लास के लिए, क्लर्जी और नोबिलिटी। लेकिन ये वाला जो है नोबिलिटी क्लास आल्सो एंजॉयज फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो जॉब वाली बात है ये बेसिकली नोबिलिटी क्लास के लिए की गई है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैज टू पे टैक्सेस। जैसा आपको बताया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट 2 स्टेट डोंट हैव टू पे टैक्सेस, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स किसे देना पड़ता था? ओनली थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में बहुत तरह के टैक्सेस लगते थे, एक तरह का नहीं था, कई तरह का टैक्स था। तो उसमें से 2 स्पेशल टाइप का टैक्स है जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्या है? तो एक है टाइथ और दूसरा है टाइल। टाइथ क्या है? टाइथ है एक टैक्स जो चर्च के द्वारा लेविट किया जाता है, चर्च के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। टाइथ जो टैक्स है वो चर्चेस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और होता क्या है इसमें? तो टोटल आपकी ईयरली, साल भर के बाद टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है या जितनी अर्निंग हुई है आपकी, उसका 10% आपको चर्च को पे करना होता है, ठीक है। टाइथ क्या है? 10% टोटल प्रोडक्शन और अर्निंग ऑफ द ईयर आर पेड टू द चर्चेस। चर्चेस को पे करना होता है 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन या फिर 10% ऑफ टोटल
अर्निंग। ठीक है, तो जो 10th% की बात होगी वो टैथ है। 10th टैथ याद रखना, टैथ 10th। ओके, नाउ टायर क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट कलेक्ट करता है। ठीक है, स्टेट को डायरेक्टली कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ पे किया जाता है, तो ये जो डायरेक्ट पे होता है ये टैक्स होता है। और तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? तो अदर टैक्सेस ऑन आर्टिकल्स ऑफ डेली कंजम्पशन, कुछ ऐसी चीजें भी थी जो डेली हम यूज करते थे, डेली यूज वाली चीजों पे भी थर्ड स्टेज को टैक्स पे करना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये भी नहीं पे करते थे। थर्ड स्टेट के लिए जो डेली यूजेस की चीजें थी उनके उस पे भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि साल्ट पे टैक्सेस लगते थे, साल्ट डेली कंजम्पशन की चीज है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इतना डिस्क्रिमिनेशन कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं पे करना, जबकि थर्ड स्टेट को हर तरह के टैक्सेस, और एक दो नहीं कई तरह के टैक्सेस पे करने पड़ते, जबकि डेली यूजेस की चीजों में भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू अ ग्रेट प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। एक और पॉइंट है, वो क्या है? कलर्जी एंड नोबिलिटी वर ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन बट पॉजेस्ड 60% ऑफ लैंड। कलर्जी और नोबिलिटी सिर्फ 10% पॉपुलेशन वाइज थे, लेकिन उनके पास कितनी जमीनें थी? टोटल लैंड का 60%। ठीक है, बाकी जो 90% बचे वो आपके थर्ड स्टेट के, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिला के 10% थे, जबकि 60% जमीनें उन लोगों के पास थी। जो 90% पॉपुलेशन थी वहां की वो थर्ड स्टेज की थी, और इनके पास जमीनें कितनी बची थी? सिर्फ 40%। ठीक है, 90% में सिर्फ 40% जमीनें थी, और जो 10% फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के थे उनके पास 60% जमीनें थी। तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे सोसाइटी का इक्वल डिवीजन नहीं था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था सोसाइटी में। इसकी वजह से, इन सारे 3 पॉइंट्स की वजह से, कि फर्स्ट स्टेट को कोई टैक्सेस नहीं करना, फिर एक बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, अलग अलग तरीके का प्रिविलेजेस मिलता था। एक जो ये पॉइंट आपको बताया मैंने कि दे कैन फोर्स द थर्ड स्टेट टू वर्क फॉर देम, उनसे जबरदस्ती काम करवा सकते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के वालों, और थर्ड स्टेट को करना पड़ता था। ठीक है, ये भी एक पॉइंट उनके प्रिविलेजेस में आप ऐड कर सकते हो। सेकंड है कि उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, थर्ड स्टेट को हर तरह का टैक्स पे करना पड़ता था। और थर्ड पॉइंट है कि नोबिलिटी और कलर्जी क्लास जो थे वो सिर्फ 10% थे, जबकि उनके पास 60% लैंड थी, जब और बाकी जो 90% है वो आपका थर्ड स्टेज बिलोंग करता था, जिसके पास सिर्फ 40% लैंड थी। ठीक है, ये तो हो गया आपका सोशल कॉज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस थे, 3 तरह का कॉज पढ़ेंगे, सोशल, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज। तो ये था हमारा सोशल कॉज। सोशल कॉज देख लिए, आते हैं अब इकोनॉमिक कॉज पे। ठीक है, नाउ दिस इज अवर इकोनॉमिक कॉज। अभी हमने देखा कि सोशल कॉज, सोसाइटी में क्या ऐसी चीजें थी उस टाइम जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। नाउ वी हैव टू सी कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस समय की जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। तो इसमें देखो, पहला पॉइंट है कि 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो थी 23 मिलियन, जबकि 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज था। मिलियंस में है, ऐसे आप देखोगे तो 23 से 28 कम लग रहा है, बट मिलियंस में है। 23 मिलियन से 28 मिलियंस बढ़ गई थी, और 100 साल के अंदर। ठीक है, इतनी बड़ी इंक्रीमेंट मीन्स सिर्फ 70 ईयर्स में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरा था। क्या था? 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, जबकि 1789 में जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उस ईयर तक आते आते 23 से 28 मिलियन वहां की पॉपुलेशन हो गई थी। इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो भी हमारी डेली कंजम्पशन की प्रोडक्शन है, वो उस रेट से इंक्रीज नहीं हो पाई, वो उसके साथ कोरिलेट नहीं हो पाई, उसके लेवल में नहीं आ पाई, उसके साथ वो इंक्रीज नहीं हो पाई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो भी हमारी डेली नीड्स की चीजें थी, डेली कंजम्पशन की चीजें थी, वो सारी चीजें, गुड्स की प्राइसेस, फूड ग्रेन्स की प्राइसेस महंगी होती चली गई, और ऊपर से डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, तो देखो, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ा, डिमांड के बढ़ने की वजह से और प्रोडक्शन इंक्रीज न होने की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। प्राइस तो हाई हो गया,
बट वहां की ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेट की बेसिकली वो क्या थी, वो लेबरर्स थी। ज्यादातर लोग डेली वेजेस पे काम करते थे, फिक्स्ड वेज था, उनकी फिक्स सैलरी थी, उसी वेजेस पे वो लेबर्स की तरह काम करते थे। और एज अ लेबर काम करने की वजह से, फिक्स वेजेस होने की वजह से उनको और ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो कमाई थी, वो इस प्राइस इंक्रीमेंट के साथ बढ़ नहीं रही थी। प्राइस चीजों की बढ़ती जा रही थी पर इनकी सैलरी, इनके वेजेस वहीं पे कांस्टेंट थे, जिसकी वजह से लोगों को हंगर का सामना करना पड़ रहा था, भूखे मरना पड़ रहा था। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो थी ड्रॉट और हेल। यदि कभी सोसाइटी में सूखा पड़ जाए, या हेल का मतलब क्या होता है, सिंपली कह सकते हो जब ओले पड़ते हैं, या और आसान शब्दों में जानना चाहो तो कह सकते हो कि व्हेन द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हॉटनेस और एक्सट्रीम कोल्डनेस, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट की सिचुएशन कब आती है, एक्सट्रीम हॉटनेस की कंडीशन में। और हेल की सिचुएशन कब आती है, एक्सट्रीम कोल्डनेस, जब छोटे छोटे पत्थर पड़ते हैं बारिश के साथ, ओले पड़ने लगते हैं, वो सिचुएशन होता है, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम हॉटनेस और एक्सट्रीम कोल्डनेस और ड्रॉट और हिल की सिचुएशन होती थी, तो इससे भी हार्वेस्ट बर्बाद हो जाती थी, फसल बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से प्राइजेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते थे, और ऐसे में सिचुएशन और बुरी हो जाती थी, ठीक है। 1789 आते आते ये सब चीजें इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, सब्सिस्टेंस का मतलब सीधा है गुजर बसर, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है गुजर बसर करना, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब वो क्राइसिस जो हमारे गुजर बसर में रुकावट बन जाए, ठीक है। डेली डेली की चीजें जो है, डेली कंजम्पशन की चीजें वो भी हमें ना मिले, डेली की जो लाइवलीहुड है वो डेंजर में चली जाए, वो अफेक्टेड हो जाए, ठीक है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, एक ऐसी क्राइसिस जिसमें हमारी डेली की नीड्स, डेली की लाइवलीहुड्स, ठीक है, वो इंडेंजर्ड हो जाए, ऐसी सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो चुकी थी 1789 तक कि वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी और लोगों को रिवॉल्ट करना पड़ा, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक कॉज। देखो डिफिनीशन भी देख लेते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस की, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, बाकी अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा कर्सिव लिखता हूँ और नोट्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए मेरे पास अभी बोर्ड छोटा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा फंस गया हूँ, जिसकी वजह से बोर्ड में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो छोटे बोर्ड पे लिखने की वजह से थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो आप मैनेज कर लेना। बाकी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं क्लियर है, विजिबिलिटी नहीं क्लियर है, मीन्स साफ नहीं दिख रहा है, तो मेरे ऑडियो से आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से कॉपी कर लेना। ये हो गया इकोनॉमिक कॉजेज। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज पे, ठीक है। नाउ दिस इज आवर लास्ट टाइप ऑफ कॉज, मीन्स कॉज का बेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े सोशल रीजंस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, सेकंड में पढ़े इकोनॉमिक रीजन क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, और इस टॉपिक में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल रीजन क्या थे, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस भी रीजन हो सकता है रिवॉल्यूशन का। ये पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस का ही पॉइंट है कि वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां का जो रूलर था, उसमें क्या कमी थी, क्या ऐसा उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम से हुआ जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है कि लुइस 16 केम टू पावर इन 1774 एंड फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। मीन्स जब वो पावर में आया 1774 में, तो उसके जो खजाना है उसका, वो खाली हो चुका था। खजाना मीन्स जो भी उसका बैलेंस था, मीन्स किंगडम में जो भी ज्वेलरीज वगैरह थे, जो भी वहां पे रिसोर्सेज थे, वो सारे इम्पटी हो चुके थे, ठीक है, खाली हो चुके थे, वो कंगाल हो चुका था, वो सीधे कह सकते हो कि कर्ज में डूब चुका था, ठीक है। लुइस 16 केम टू पावर इन 1774, ये पॉइंट भी याद रखना, एट द एज ऑफ 20 साल का था तभी वो आ गया था पावर में। उसकी शादी किससे हुई थी, मैरी एंटोइनेट, MARIE एंटोइनेट, ANTOINNETE, एंटोइनेट, ठीक है। मैरी एंटोइनेट से उसकी शादी हुई थी। खैर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पावर में कब आया था।
तो 1774 में लुई 16 पावर में आया और उसको इम्पटी ट्रेजरी मिली। अब डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि लुई 16 जब पावर में आया तो उसको इम्पटी ट्रेजरी क्यों मिली, क्या रीजंस थे, ठीक है। तो उसके रीजंस हैं आगे। पहला पॉइंट है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। मीन्स देखो फ्रांस वगैरह जो कंट्रीज थी ये वार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, बहुत लड़ाइयाँ करती थी, छोटी सी भी कुछ होती थी तो वार करने चली जाती थी, ठीक है। बहुत वार फाइट किए थे फ्रांस के। इसके पहले लुई 16 के पहले के जो भी वहां पे थे रूलर, वो वार्स की वजह से बहुत सारे वार्स लड़े थे, हारे भी थे, जिसकी वजह से वहां की जो ट्रेजरी थी वो लगभग खाली हो चुकी थी। वहां के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जिससे किंगडम की ट्रेजरी आ सकती थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी, ड्रेन हो चुकी थी, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत लंबे समय तक वॉर चलता रहता था जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई जिसकी वजह से वहां की ट्रेजरी ड्रेन हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट क्या है, लुई 16 अंडर लुई 16, ये शॉर्टकट पे लिखा है ध्यान देना, अंडर लुई 16 के अंडर में फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिका की 13 कॉलोनीज का हेल्प किया। किस लिए हेल्प किया, फ्रांस के रूलर ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प किया टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन फ्रांस का भी एनिमी था और अमेरिका का भी एनिमी था, ठीक है। इसकी वजह से फ्रांस हैव 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो फ्रांस ने अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज की हेल्प की टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आजादी पाने के लिए उन 13 अमेरिकन स्टेट की हेल्प की। ऑफ कोर्स 13 अमेरिकन स्टेट्स की हेल्प की, और हेल्प कैसे होता है, वार में हेल्प एक ही तरीके से हो सकता है, टू फाइनेंस देम, फाइनेंशियल सपोर्ट दो उनको, हथियार दो एंड अदर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो, यही सारी तरीके हो सकते हैं। तो इन सारे चीजों की वजह से मीन्स फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्री होने में मदद की, जिसकी वजह से हुआ क्या, विच एडेड, जिसने जोड़ दिया क्या, मोर देन अ बिलियन, 1 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज, ठीक है, 1 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज ऑफ लीवर्स। लीवर क्या है, ये उस समय का फ्रांस का क्वाइन था, ये आपका 781 से 1794 तक चला था। 1794 में इसको बैन कर दिया गया था। वो आउट ऑफ चैप्टर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है कि लुई 16 जब 13 कॉलोनीज की हेल्प किया तो उस हेल्प के ड्यूरेशन में, उस हेल्प करने की वजह से फ्रांस को 1 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज हो गया। और ये कर्ज किसमें ऐड हुआ, एडेड टू अ डेट दैट हैज ऑलरेडी राइजन टू 2 बिलियन लेवल्स। इसके पहले जो ये ऑलरेडी वार लड़ा गया था, और साथ ही साथ जो अभी आप इसके पीछे इकोनॉमिक कॉजेस पढ़े, उन सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी 2 बिलियन लेवर्स का कर्ज फ्रांस के ऊपर था, और ये 13 कॉलोनीज की हेल्प करने की वजह से 1 बिलियन से ज्यादा का और कर्ज उस पर जुड़ गया। मीन्स लगभग 3-3.5 बिलियन कर्ज आ चुका था अब फ्रांस के ऊपर, ठीक है। इतना तो कर्ज हो चुका था, पर क्या और काम नहीं था, और भी बहुत सारी ऐसे रीजंस थे जहां पे उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती थी, और जो इनकी मीन्स वहां के रूलर जो थे वो इन चीजों से कोप नहीं कर पा रहे थे। जरूरत कहां पे थी, और टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जो डेली के रेगुलर एक्सपेंसेस है जो जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं हो सकता, उन चीजों की भरपाई के लिए। कैसे रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, आर्मी मेंटेन करना कंपलसरी है, रेगुलर एक्सपेंसेस है, इसमें हमेशा खर्चे लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, साथ ही साथ द कोर्ट को भी मेंटेन करना होता था, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी देना, ऑफिस को मेंटेन करना, रनिंग द यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट, रनिंग द यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू राइज द टैक्सेस, ठीक है। मतलब क्या है इस पूरे पॉइंट का, कि जो डेली रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आर्मी को फाइनेंस करना, आर्मी को मेंटेन करना,
कोर्ट्स को चलाना, वहाँ की वर्किंग गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को सैलरी देना, ऑफिसेस को मेंटेन करना को और यूनिवर्सिटीज को चलाना, इन सब के लिए भी पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए अब ऑलरेडी कंट्री तो कर्जे में जा चुकी थी, कंट्री के पास अपने पास पैसा था नहीं कि ये सारी चीजें मेंटेन कर सके। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए द स्टेट वॉज फोर्स्ड, यहाँ पे जो स्टेट है कहाँ गया, ये जो स्टेट है ये आपका किसके लिए यूज हुआ है, उस पूरे स्टेट के पॉलिटिकल बाउंड्री के लिए, ठीक है, जो पॉलिटिकल, ये स्टेट पॉलिटिकल है और ESTATE सोशल डिवीजन होता है। यहाँ पे ये स्टेट आप सीधा कह सकते हो कि वहां के उस समय के रूलर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू रेज द टैक्स, स्टेट मीन्स वहां का रूलर मजबूरन उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कंट्री के पास पैसे थे नहीं, कंट्री 3 बिलियन लिवर्स के कर्ज में डूब चुकी थी और इसके पास पैसे बचे नहीं थे जिससे वो अपने इन सारी रेगुलर एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सके, इसलिए उसको इट वाज फोर्स टू रेज द टैक्सेस, टैक्स बढ़ाना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कॉज है, ये आपको फाइनेंशियल टाइप का लग रहा है, लेकिन इन सब में आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं रूलर की नाकामी है, जो वहां पे रूल करता है। अब यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करवाने चले गए, अपनी कंट्री कर्ज में डूबी हुई है, ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं वहां के जो रूलर हैं उनको दिखा रही है, इसलिए पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर आता है, ठीक है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस थे, आप बुक पढ़ोगे कहीं और से सर्च करोगे तो बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे, तो जो मेन है वो मैं यहाँ पे बता दिया, बाकी कुछ शॉर्ट में और देख लेते हैं। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब कि लुईस 16 के आने के बाद भी इकोनॉमिक क्राइसिस थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ती जा रही थी डे बाई डे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हाई हो गई थी और लोग रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हो गए। दूसरा था ऑटोक्रेटिक मोनार्ची। ऑटोक्रेटिक मोनार्ची क्या होता है, मीन्स कह सकते हो कि एक तंत्रीय राजतंत्र जो होता है, मीन्स किसी की नहीं सुनेंगे, निरंकुश राजा था, ठीक है, किसी की नहीं सुनता था लुईस 16। वो अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ जो थी मैरिया एंटोइनेट, उसको बहुत मानता था, ठीक है, उसकी ज्यादा ध्यान देता था, इसकी वजह से भी पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी उससे, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची था, किसी की नहीं सुनता था, लोगों की कोई परवाह नहीं था उसे, एक तंत्र चलाता था सिर्फ अपना, ठीक है। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का ढंग का तरीका नहीं था, कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है किसी से कोई मतलब नहीं, उसको किसी की प्रॉब्लम सुनता नहीं था, किसी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकालना, मीन्स पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही वहां का तबाह था। मीन्स देख रहे हो आप कि यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री करवाने चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तरीका ही नहीं था। साथ ही साथ एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर, द पैलेस ऑफ वर्साइलेस। वर्साइलेस एक जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पैलेस था, उस पैलेस में मेंटेनेंस के नाम पे बहुत पैसे लेता था। एक तो कंट्री कर्ज में डूबी हुई है, फाइनेंशियल कॉज है, वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रही है, ऐसे में वो अपने पैलेस के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगाता था, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता था, जिससे पब्लिक वहां की और ज्यादा नाराज हुई थी। अब इसके बाद देखो, इन सारे रीजंस में जो तीनों तरह के रीजंस पड़े, इन सब में जो मेन रीजन था वो था टैक्स का बढ़ना। सारे कॉजेस में आपने देखा कि मेन फोर्स जो जा रहा है वो टैक्स के बढ़ने पे जा रहा है। तो अब अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ था, बैकग्राउंड आप समझ गए कि क्या हुआ था 1789 के पहले, जिसकी वजह से पब्लिक वाज फोर्स्ड टू रेज देयर वॉइसेस टू स्टार्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में 1789 से आगे क्या, कैसे, कब और क्यों हुआ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।